देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ अगर सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं को न्याय यात्रा निकालने की अपील की है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में आरक्षण खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने SC/ST आरक्षण के मामले को लेकर बीजेपी पर सीधा अटैक किया है और हरियाणा के अंदर कई सारे और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करते हुए चुनाव के अंदर पार्टी की स्थिति को और मजबूत कर दिया। दोस्तों साथ साथ नरेंद्र मोदी क्या जाएंगे मणिपुर, बताएंगे वायनाड के दौरे के बाद अब मणिपुर जाने पर दबाव बनाया जा रहा है। साथ साथ पहलवान विनेश फोगाट को लेकर एक बड़ा फेक न्यूज फैलाया जा रहा था। दोस्तों इस पूरे मामले पर एक जबरदस्त तरीके का वीडियो सामने आया है। सबूत सामने आने के बाद सन्नाटा देखने को मिल रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर गाजियाबाद में हुड़दंग मचाने वाले, आतंक मचाने वाले पिंकी चौधरी के खिलाफ कई सारे धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। दोस्तों कैसे हिंदुस्तान के मुसलमान को बांग्लादेशी बताकर पीटा गया है। इसी के साथ में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों राज ठाकरे पर हमला करने वाले कौन थे, एक बड़ा खुलासा हुआ है कि करके चलेंगे सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा विधानसभा चुनाव जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट आगे चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, जय संविधान जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के अंदर पार्टी को मिले उपचुनाव में जीत के बाद पार्टी की पीठ थपथपाई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ओर से प्रशंसा करते हुए एक पत्र लिखा गया है उत्तराखंड कांग्रेस को, जिसमें राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का पीठ थपथपाते हुए कहा है कि आप लोगों ने बद्रीनाथ और मंगलोर की सीट पर चुनाव जीता था, इसके लिए आप सभी लोगों का अभिवादन होना चाहिए और आप लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने ये बड़ी जीत हासिल की है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड को न्याय यात्रा निकालने के लिए कह दिया है और न्याय का मैसेज लोगों तक पहुंचाने, हर घर तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा गया है। दोस्तों कुल मिलाकर राहुल गांधी के आदेश के बाद कई सारे राज्यों के अंदर न्याय यात्रा चल रही है। दोस्तों आलम यह है कि गुजरात, जहां पर अभी आसपास में चुनाव भी नहीं है, वहां पर भी पदयात्रा की जा रही है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी पदयात्रा निकाल रही है। झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी अगस्त के अंतिम सप्ताह के अंदर पदयात्रा निकालने वाली है और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी हर जोन में अलग अलग तरीके से यात्रा निकाल रही है। और आलम यह है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लगातार ये समझ रही है कि न्याय यात्रा निकालने से उनको जनता का समर्थन मिलेगा, जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला था और इसीलिए राज्य स्तर पर भी पदयात्रा पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राज्यों के अंदर चुनाव हो या ना हो, पदयात्रा होनी चाहिए ताकि लोगों तक कांग्रेस पार्टी के न्याय योजना का पूरा मामला पहुंचे। साथ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उप वर्गीकरण और क्रीमी लेयर संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति विरोध जताते हुए शुक्रवार को कहा कि सरकार को यह निर्णय आते ही इसे संसद के माध्यम से निरस्त कर देना चाहिए था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण खत्म करने के प्रयासों का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि किसी को क्रीमी लेयर के फैसले को मान्यता नहीं देना चाहिए तथा जब तक छुआछूत है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। खड़गे ने संवाददाताओं से बात करते हुए पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से 7 न्यायाधीशों ने एक फैसला दिया था, जिसमें SC/ST समाज को मिलने वाले आरक्षण के अंदर उप वर्गीकरण यानी सब कैटेगराइजेशन को इजाजत दे दी गई थी, यानी अलग से उसके अंदर कोटे में भी कोटा बनाने की सरकार को एक तरीके से पावर दे दी गई थी दोस्तों। लेकिन अब इसका विरोध किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। कांग्रेस पार्टी भी उपवर्गीकरण का विरोध कर रही है। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती की ओर से सवाल पूछा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर क्या स्टैंड है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सबको कंफ्यूज रखना चाहती है और दोनों तरीके के आर्ग्यूमेंट के साथ में दिखाई देना चाहती है ताकि उनके वोट उनसे ना अलग हो जाए। आपका क्या मानना है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ गुड़गांव के विधानसभा से मोहित मदन लाल ग्रोवर ने कांग्रेस पार्टी से सदस्यता ली है। उनके साथ अन्य बड़े नेता भी मौजूद रहे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी लगातार आगे की ओर बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, उनको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। साथ साथ राज ठाकरे के काफिले पर हमला जो हुआ, इस पर अब जबरदस्त राजनीति जारी है, जहां पर राज ठाकरे के समर्थकों ने दावा किया है कि यह उद्धव ठाकरे गुट की ओर से ऐसा करवाया गया है। तो इसके बाद अब राज ठाकरे के काफिले पर हुए हमले के मामले को लेकर संजय राउत ने युवा मराठा समुदाय के नेताओं को इसके पीछे कारण बताया है और उन्होंने कहा है कि शिवसेना यूबीटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मराठा आरक्षण को लेकर राज ठाकरे के बयान का नतीजा है। इसमें MNS के कार्यकर्ता भी हो सकते हैं। वो आज मीडिया से बात कर रहे थे, यानी दोस्तों इनडायरेक्ट तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि MNS के कार्यकर्ताओं को बुलाकर जानबूझकर राज ठाकरे के काफिले पर अटैक करवाया गया, जिससे उनको सिंपैथी मिल सके। कुल मिलाकर दोस्तों राज ठाकरे पिछले 5 साल तक लगातार राजनीति से दूर ही नजर आ रहे थे। कभी कभार एक आध दो बयान उनके आया करते थे, लेकिन ग्राउंड स्तर पर, जमीन स्तर पर वो नजर नहीं आते थे। इसके बाद अचानक से उनकी सक्रियता बढ़ गई है और ऐसा लग रहा है कि मराठी वोटों को डिवाइड करने का शायद वो प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए उनको समाज की सुपारी लेने वाले नेता के तौर पर संबोधित किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। कुछ लोगों ने राज ठाकरे के काफिले पर सुपारी तक फेंक दी है दोस्तों। इसमें ठाकरे समूह के कार्यकर्ता बताए जा रहे थे। हालांकि बाद में राज ठाकरे के बयान के बाद युवा मराठा कार्यकर्ता इससे नाराज थे, यह जानकारी दी गई है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आरक्षण के मामले को लेकर राज ठाकरे का जो स्टैंड है उसे लेकर अभी भी मराठा समुदाय के लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं और जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस पार्टी महासचिव जयराम रमेश
रमेश ने कहा कि हमारी मांग थी कि इस घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री ने वायनाड का दौरा किया, ये अच्छी बात है, उनको वायनाड का दौरा करना चाहिए। भूस्खलन के कारण 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री क्या कभी मणिपुर का दौरा करेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर भी कई सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी और वो तो नेचुरल डिजास्टर नहीं था बल्कि आर्टिफिशियल मैन मेड डिजास्टर है। सरकार को कानून व्यवस्था को कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन सरकार के फेल होने के कारण लोगों को जान गंवानी पड़ी है। जयराम रमेश ने कहा कि बजट से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने जनता की चिंताओं और मुद्दों को उठाया है। हम यह बताने में सफल रहे हैं कि बजट में क्या दावे किए गए थे और हकीकत क्या है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से देश में तानाशाही के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल गई। सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग संविधान से ज्यादा ताकतवर नहीं है। सिसोदिया ने यहां पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को इस तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़नी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने दावा किया है कि जब वे जेल में थे तो उन्हें जमानत मिलने की चिंता नहीं थी, लेकिन उन्हें यह देखकर पीड़ा हुई है कि व्यापारियों को फर्जी मामलों में सलाखों के पीछे डाला गया है, वो भी सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं दिया। अपने संबोधन में सिसोदिया ने पार्टी प्रमुख एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया और उन्हें देश में ईमानदारी का प्रतीक करार दिया। केजरीवाल भी इसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल के काम को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों सिसोदिया के बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ साथ नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रीय प्रतीक को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे उनके वैचारिक परिवार ने अस्वीकार कर दिया है। दरअसल दोस्तों जयराम रमेश ने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा अभियान शुरू कर रहे हैं। तिरंगे के साथ आरएसएस के संबंधों का संक्षिप्त इतिहास उन्होंने बताते हुए कहा है कि इन लोगों ने तिरंगे का विरोध किया था और इसे अपशगुन भी बताया था, लेकिन अब तिरंगे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये भारत के प्रतीक को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इनका इतिहास इसके एकदम इतर रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मानू भाकर से प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मिनट फोन पर बात की है। सरबजोत सिंह से 12 मिनट फोन पर बात की है। स्वप्निल से लगभग 15 मिनट बात की है। इंडियन हॉकी टीम से 9 मिनट बात की है। नीरज चोपड़ा से 10 मिनट, अमन सहरावत से 8 मिनट बातचीत की गई है। वुमेन रेसलर प्रोटेस्टर जितने भी थे उनसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक भी बार आज तक बात नहीं की है। दोस्तों ये शर्मनाक है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट तो कर दिया विनेश फोगाट के लिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी फोन करके विनेश फोगाट को इस बारे में आश्वासन नहीं दिया, संभावना नहीं दी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी हर मामले पर मौका देखकर अपने फायदे में ही बोलते हैं, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में कुछ पत्रकार जो अपने आप को बताते हैं कि वो बहुत बड़े तोपची पत्रकार है, उनके द्वारा एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि विनेश फोगाट ने भारत के अंदर 50 केजी वेट का रेसलिंग नहीं लड़ा और सीधे ओलंपिक के लिए चली गई और जहां जाकर उनको हार मिली है। दरअसल दोस्तों ओलंपिक के लिए केवल भारत को एक कोटा मिला था, एक सीट मिली थी 50 केजी वेट के लिए और इसमें विनेश फोगाट को भेजा गया था। विनेश फोगाट को लेकर ये जो अफवाह फैलाई गई है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कोई फाइट नहीं लड़ी, उन्होंने भारत के अंदर कंपटीशन नहीं जीता और अपने आप इनडायरेक्ट तरीके से वो ओलंपिक चली गई, उनको सपोर्ट मिल गया, इसलिए ऐसा हुआ है। हालांकि ये पूरी तरीके से फेक है दोस्तों। इस पूरे मामले पर अब वीडियो शेयर किया गया है। आपको बता दें कि ट्रायल्स हुए थे जिसमें मध्य प्रदेश की एक पहलवान और विनेश फोगाट का मैच हुआ था। विनेश फोगाट ने इस मैच में शिवानी को हरा दिया था और 50 केजी वेट में वो क्वालिफाई कर गई थी। कुल मिलाकर दोस्तों शिवानी के इंटरव्यू सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि विनेश फोगाट को वैसा ही फायदा दे दिया गया, उनको बिना ट्रायल के, बिना किसी पहलवान से उनकी फाइट के उनको ओलंपिक भेज दिया गया। ये पूरी तरीके से कोरी अफवाह है दोस्तों। ये तथाकथित पत्रकार जो अपने आप को बताते हैं, ये साफ तौर पर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं विनेश फोगाट को लेकर। अगर आप भी मानते हैं कि विनेश फोगाट के अगेंस्ट में इनकी मानसिकता है और इसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ गाजियाबाद के अंदर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बदला लेने के नाम पर झुग्गी झोपड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पिंकी चौधरी नाम के हिंदू रक्षा दल का एक व्यक्ति हुड़दंग मचाता नजर आया है दोस्तों। पिंकी चौधरी नाम का यह व्यक्ति गाजियाबाद से इस बार उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है और ऐसे में अपनी छवि सुधारने के लिए और हिंदुत्ववादी छवि बनाने के लिए इस तरीके से गरीब लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करने लगा दोस्तों और गाली गलौज करने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कई सारे भाजपा को सपोर्ट करने वाले लोग आंख बंद करके पिंकी चौधरी के द्वारा किए गए कायराना हरकत को सपोर्ट कर रहे थे। आपको बता दें कि भारत के ही लोगों को बांग्लादेशी बताकर झुग्गी झोपड़ियों वालों को मारा जा रहा था। इस पूरे मामले पर अब पुलिस ने शुरुआती जांच में साफ कर दिया है कि जानबूझकर ऐसा किया गया और ये सारे लोग शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, यानी भारत के निवासी है, जिन्हें बांग्लादेशी बताकर ऐसा किया जा रहा है दोस्तों। दोनों पोस्ट जो किए गए हैं उसे डिलीट करवाने की मांग की जा रही है। हालांकि पुलिस की ओर से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन मामला दर्ज किया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि अब पिंकी चौधरी को गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कमजोर लोगों पर और भारत के अपने लोगों को बांग्लादेशी बताकर अटैक करना साफ तौर पर राजनीति से प्रेरित यह मामला है, कहीं ना कहीं भारत के अंदर हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश के तहत किया गया पूरा मामला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, कहा गुजरात को 600 करोड़ से ज्यादा मिले और हरियाणा को मात्र 40-45 करोड़ रुपए मिले। आपको बता दें कि जिस हरियाणा ने भारत को सबसे ज्यादा मेडल दिए हैं इस बार के ओलंपिक के अंदर
और मैक्सिमम सारे ओलंपिक के अंदर उनको मात्र 50 करोड़ के आसपास पैसे दिए गए हैं, जबकि गुजरात को 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दोस्तों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से यह मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाया गया था, जिसका दूर तक मैसेज गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में खेल को लेकर लोग काफी ज्यादा सचेत रहते हैं और काफी ज्यादा अवेयर रहते हैं। उनको पता रहता है कि खेल में क्या कुछ चल रहा है। अगर खेल के लिए हरियाणा को पैसे नहीं दिए जा रहे और भेदभाव किया जा रहा है, और आजकल तो वैसे भी खेल का माहौल है ओलंपिक को लेकर, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बातें दूर तक पहुंची है। दोस्तों, हरियाणा के लोगों को समझ में आ गया है कि ज्यादातर पैसे उन्हें देने की जगह गुजरात को दिए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर बताएगा। साथ उज्जैन में महाकाल लोक यानी परिसर के अंदर सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आ रही है। देवास की बीजेपी विधायक गायत्री राजे का बेटा विक्रम सिंह पवार गाड़ी के काफिले के साथ परिसर में घुस गया। नाग पंचमी के चलते भारी भीड़ थी, लिहाजा अफरा तफरी मच गया। कलेक्टर नीरज सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा कंट्रोल रूम में व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जब उन्होंने गाड़ियों का काफिला महाकाल की ओर आते हुए देखा, उनके कॉरिडोर की ओर आते हुए देखा, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए गाड़ियों को रोकने के लिए दौड़ लगाई। हालांकि ड्राइवर ने तीखे बयान देने शुरू कर दिए और बहस करना शुरू कर दिया, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा था। एक अलग ही घमंड में चूर था। दोस्तों, इस मामले पर अब पुलिस प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है और गाड़ियों को जब्त कर दिया है। यानी पूरी तरीके से पावर का इस्तेमाल करता हुआ भाजपा का विधायक यहाँ पर पकड़ा गया है, जो पावर का इस्तेमाल तो कर रहा था लेकिन अब उल्टा फंस भी गया है। साथ साथ दोस्तों, विनेश फोगाट के मामले को लेकर अगले 4 घंटे में क्या होगा, यह सवाल पूछा गया एक पत्रकार शिव अरूर के द्वारा। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि अब सिल्वर मेडल को स्वीकार कर लिया जाएगा, उनको सिल्वर मेडल दे दिया जाएगा और उनके साथ न्याय किया जाएगा, या फिर उनके रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया जाएगा, यानी रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया जाएगा। इस पर दोस्तों 60% लोगों का मानना था कि उनके सिल्वर को मंजूरी दे दी जाएगी, जबकि 40% मात्र लोगों का कहना था कि उनके रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि देश के अंदर ये 40% लोग कौन है जो विनेश फोगाट को लेकर इस तरीके की नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से 40% वही लोग हैं जिनकी मानसिकता विनेश फोगाट के खिलाफ है, खेलों के खिलाफ है, देश के पहलवानों के खिलाफ है और पहलवानों के खिलाफ हुए अन्याय के विरोध में जो आवाज उठी थी उसी को दबाने के प्रयास वाले लोगों के लिए है, उन्हीं की मानसिकता का है। साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने शनिवार को नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे चाचा नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वोटरों को धोखा दिया है। बिहार में महागठबंधन 2.0 को सत्ता में लाने वाली परिस्थितियों का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने बिहार में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए उन्हें दूसरा मौका दिया था, लेकिन उन्होंने हमें फिर से धोखा दिया और बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली। तेजस्वी यादव भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सहित उनके सहयोगी संगठन को सरकार में जगह देने के लिए नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है। तेजस्वी यादव का दावा है कि राज्य में 15 साल के आरजेडी शासन में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आंकड़ा एकदम कम था, उसका आकार हमेशा छोटा रहा था, लेकिन जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तब से आरएसएस के संगठन फल फूल रहे हैं, यानी आरएसएस लगातार बढ़ता जा रहा है। शायद नीतीश कुमार के सत्ता में होने से कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिससे आरएसएस और भाजपा के लोगों को फायदा मिलता है। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुल्तानपुर के सांसद समाजवादी पार्टी के नेता राम भुआल निषाद को लेकर जो याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है और उसमें कहा गया है कि उनका चयन गलत तरीके से हुआ है और उनको उनके पद से हटाया जाना चाहिए। मेनका गांधी के द्वारा ये जो याचिका लगाई गई थी दोस्तों, इस पर अब निशाना साधते हुए राम भुआल निषाद बोले, कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत है। जब जनता ने उनका चुनाव उनको हरा दिया तो उनको जनता के फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए। आपत्ति थी तो पर्चा दाखिल पहले ही करती और जांच के समय में ही उनको सवाल उठाने चाहिए थे, लेकिन अब उठाने का क्या मतलब है। कुल मिलाकर दोस्तों, जब से सुल्तानपुर से हारी है भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री मेनका गांधी, तब से ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपनी सीट को लेकर इतनी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है कि जैसे तैसे इस सीट पर दोबारा चुनाव करवाना चाहती है। लगातार कई चुनाव उन्होंने जीते थे, एक से एक टफ चुनाव, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर खेला कर दिया था। साथ साथ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और उनके परिवार ने जो 17 महीने प्रताड़ना झेली है उसका हिसाब कौन देगा, प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल नफरत, झगड़ा और फसाद की राजनीति में आगे है। तानाशाही ताकतों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उलझने की हिम्मत नहीं है। आम आदमी पार्टी की ट्रेनिंग संघर्ष के लिए हुई है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने अंग्रेजों से माफी मांगने का काम किया था। ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने नहीं टिक पाएंगे। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक नहीं कई मुख्यमंत्री है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद सिंह पटेल जबलपुर के मुख्यमंत्री है, नरेंद्र सिंह तोमर भिंड मुरैना के मुख्यमंत्री है, राकेश सिंह मुख्यमंत्री है अपने क्षेत्र के। प्रदेश की व्यवस्था को चौपट करने के लिए यह सब अपनी दुकान चला रहे हैं। दरअसल दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस पार्टी के नेता उमंग सिंगार की ओर से ये टिप्पणी की गई है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कई सारे पावर सेंटर होने का आरोप मध्य प्रदेश के अंदर लगाया है। शासन महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में नंबर 1 पार्टी बनी कांग्रेस पार्टी अब साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में शनिवार को महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्नीथला और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में मराठवाड़ा और विदर्भ का दौरा शुरू किया गया। जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में विदर्भ और
मराठवाड़ा क्षेत्र से बड़ी सफलता मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी की नजर अब इन दोनों ही इलाकों की विधानसभा सीटों पर है। इसलिए कांग्रेस राज्य में बाकी जगह पर मुकाबला विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इन क्षेत्र में ज्यादा सीटें जीतनी है। पहले दिन लातूर जिले में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नाना पटोले ने सभा को संबोधित करते हुए महायुति सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी इस बार 100 के आंकड़े से भी नीचे रहेंगे। साथ साथ एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से अपनी राय स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी भूमिका आर्थिक मानदंडों पर आधारित आरक्षण देने की है, यानी वो आर्थिक आरक्षण का समर्थन करते हैं, जातीय आरक्षण का समर्थन नहीं करते। उनके इसी बयान पर उनके काफिले पर अटैक हो गया था दोस्तों। और इसके बाद वो अपने स्टैंड पर बने हुए कह रहे हैं कि हमारा ये शुरू से स्टैंड रहा है कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि इस तरीके के बयान के बाद तो उनको वोट ना के बराबर मिलेगा। साथ साथ दोस्तों मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई और इस दौरान उन्होंने आदिवासी और दलित समाज के हितों की सारी बातें करी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि अब हमको SC ST वर्ग में ये जो आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन का मामला है, इस पर जोर शोर से आवाज उठाने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों मायावती ने जब अपना भाषण खत्म किया और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी बातें कर ली, तो फिर उसके बाद मीडिया वाले से बोला गया कि आप सवाल पूछिए। तो मीडिया वाले भी बेतुका सवाल उनसे पूछने लगे। इतने बड़े सीरियस मैटर में जिसमें SC ST रिजर्वेशन के मामले में इतना बड़ा निर्णय आया है, सब कैटेगराइजेशन का, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे, उस पर मायावती अपनी चिंता जाहिर कर रही थी। तो मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे जया बच्चन के बारे में, यानी पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रकरण हुआ था दोस्तों जया बच्चन वाला, उसको लेकर सवाल पूछा जा रहा था। इस पर बहन जी ने करारा जवाब देते हुए कहा कि अरे छोड़ो आप, क्या जया बच्चन, मतलब देश के करोड़ों SC ST वर्ग का मामला ज्यादा जरूरी है। पत्रकार द्वारा जया बच्चन के संदर्भ में रिएक्शन पर बहन जी की ओर से यह निशाना साधा गया है दोस्तों। कौन जया बच्चन? स्पष्ट तौर पर मायावती की ओर से इन शब्दों का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं इन सारे फेक प्रोपोगेंडा को ध्वस्त कर दिया गया है, जो मीडिया में केवल इतना ही काम करते हैं मेन मुद्दों से भटकाने के लिए। जया बच्चन, अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, जगदीप धनखड़ ये सब करते रहते हैं, अनुराग ठाकुर ये सब करते रहते हैं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की मायावती ने एकदम सही कहा है, देश के जितने भी मीडिया वाले हैं, तथाकथित मीडिया वाले, इनको निष्पक्ष होकर SC ST समाज से जुड़े इस मामले को उठाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इसी तरीके से नेता उनको फटकार लगाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं एकदम सही किया गया है तो अपनी राय जो लेकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों 10 अगस्त को 49वां जन्मदिन मना रहे झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर जेल में गुजरे महीने की याद शेयर की है। उन्होंने अपने हाथ पर जेल की ओर से लगाई गई तस्वीर को पोस्ट की है दोस्तों। जेल से निकलने वाले कैदियों की पहचान के लिए यह मुहर लगाई जाती है। सोरेन ने कहा कि आज अपने जन्मदिन के मौके पर बीते 1 साल की स्मृति मेरे मन में अंकित है। साथ साथ दोस्तों दतिया कांग्रेस जन आक्रोश रैली फायरिंग के मामले में 3 गिरफ्तारी हुई है। लाइसेंस राइफल जब्त किया गया है। CCTV से कई सारे राज खुले हैं। दतिया में कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली के दौरान फायरिंग की घटना में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सुंदरपुरा के निवासी शिकायतकर्ता रोहित गुर्जर ने बताया कि रैली के दौरान विवाद हुआ था और इसके बाद गोलीबारी हुई थी। रैली में डीजे पर हो रहे भाषणों को लेकर 2 गुटों में आपस में कहासुनी हो गई थी। मामला काफी आगे बढ़ गया है दोस्तों। प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए दावा किया गया है। साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद शरद चंद्र पवार पार्टी की अगुवाई वाली एनसीपी के नेता जयंत पाटिल ने शुक्रवार को आगामी चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। जयंत पाटिल का कहना है कि आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट एनसीपी एसपी की महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। इस दौरान महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर उन्होंने दावा किया है कि 170 प्लस सीटें मिलेंगी। साथ साथ दोस्तों NHAI के अधिकारी हो रहे परेशान, पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। गडकरी ने यह दावा किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता पंजाब सरकार को आग्रह कर रहे हैं और आगाह भी करते हुए चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी और ठेकेदारों को सुरक्षा चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं मिलेगा तो फिर वो 293 किलोमीटर के 14,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बंद कर देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों पंजाब सरकार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा, ये दावा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रोड मिनिस्टर। साथ साथ पत्रकारों को पेंशन और किसानों को बोनस। हरियाणा में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तय कर रखा है कि उनके सरकार के पास जितना तिजोरी में पैसा है वो सारा लुटा दिया जाएगा और जैसे तैसे सरकार में वापसी की कोशिश की जाएगी। यही बड़ा कारण है कि दोस्तों लगभग सारे वादे पूरा करने के दावे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। MSP देने के साथ साथ अब पत्रकारों को पेंशन देने की बातें भी हो रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर उतरकर अब बीजेपी ज्यादा से ज्यादा वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। हालांकि लोगों को पता है कि अब ये चुनाव से पहले केवल एक राजनीतिक बदलाव के तहत किए गए बयानबाजी है, इससे कुछ खास निकलने वाला है नहीं। साथ साथ गुजरात को लगभग 606 करोड़ रुपए दिए गए। आज तक की ओर से आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को 501 करोड़ रुपए दिए गए, हिमाचल प्रदेश को 193 करोड़ रुपए दिए गए, अरुणाचल प्रदेश को 180 करोड़ रुपए दिए गए, कर्नाटक को 134 करोड़, राजस्थान को मात्र 125 करोड़, महाराष्ट्र को 117 करोड़ रुपए दिए गए। बड़ी बात यह है दोस्तों कि हरियाणा जहां से सबसे ज्यादा मेडल आए इस बार ओलंपिक के, उन्हें मात्र 96 करोड़ रुपए दिया गया। दिल्ली को 91 करोड़ रुपए दिया गया। यानी हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल को भी काफी पैसा दिया गया है। गुजरात और उत्तर प्रदेश को तो एकदम लिमिट पार पैसे दिए गए हैं। सवाल यह है कि जिन राज्यों ने परफॉर्मेंस किया है खेल के अंदर, चाहे वो ओलंपिक हो या फिर कोई और बड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला हो, तो फिर उसी हिसाब से मेडल के हिसाब से ही पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए ताकि वहां के खिलाड़ियों को एनकरेजमेंट मिले। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि हरियाणा अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनको और ज्यादा फंडिंग होनी चाहिए और ऐसे राज्यों के खिलाफ भी
कार्रवाई होनी चाहिए जो फंड लेकर भी मेडल नहीं दे पा रहे हैं, और ऑडिटिंग कराई जानी चाहिए कि आखिर पैसा जा कहां रहा है। अगर 600 करोड़ रुपए गुजरात में सरकार खर्च कर रही है तो देश को ओलंपिक के अंदर कम से कम 5-6 मेडल तो जरूर चाहिए दोस्तों, लेकिन ऐसा अभी बिल्कुल दिखाई देता नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरीके से कमजोरी है कि इस पूरे मामले पर यह पता करने की कोशिश नहीं की जा रही कि पैसा कहां जा रहा है। जब आउटपुट ही नहीं आ रहा तो उस पैसे को लगाने का भी क्या फायदा, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। इसका एक बार फिर से रिव्यू होना चाहिए। साथ साथ जनसुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनेगी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी के फैसले को बदल दिया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के वादे लगातार बिहार में आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी भी करती आई है, लेकिन मेजोरिटी में सरकार नहीं होने के कारण कोई ऐसा खास निर्णय नहीं ले पाए हैं दोनों पार्टी के लोग। और ऐसे में अब जनता दल यूनाइटेड के लिए कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की तैयारी कर रहे और चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे, 2 अक्टूबर को पार्टी बनाने की तैयारी कर रहे प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि 2 घंटे में ऐसा कर दिया जाएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक कट्टरपंथी अमृतपाल के पंजाब खडूर साहिब से सांसद चुने जाने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष रखा गया था, जिसे पूरी तरीके से गलत माना गया है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए। बहुत